यहीं से एक नई चुनौती बिहार को लेकर आपके सामने खड़ी होने जा रही है। प्राथमिकताएं बिहार की जनता के अच्छे के लिए, उनके भविष्य को सजाने और संवारने के लिए आपकी क्या रहने वाली हैं? निश्चित रूप से बिहार का मैं मंत्री बना हूं और जनता को मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जनता ने जो एनडीए में भारी मतों से मुझे जिताने का काम किया है उसको कोटि कोटि नमस्कार। और बिहार के मंत्री होने के नाते बिहार का जो भी एजेंडा होगा, जो भी हमारा योजना होगा, मैं उसको जमीन पर उतारूंगा। कुछ तो सोचा होगा आपने कि सबसे पहले किस चीज पर दस्तखत करने वाले हैं मंत्री बनने के बाद? निश्चित रूप से जब विभाग मिलेगा तो ये मैं तय करूंगा कि कौन सा पहला फाइल होगा जिस पर मैं साइन करूंगा। उम्मीदें किस विभाग को लेकर हैं? नहीं, उम्मीद तो पार्टी तय करेगी, पार्टी देगी, उसका उम्मीद तो मुझे नहीं है। जो मिलेगा बहुत मिलेगा। जो भी मिलेगा उसके इंतजार में आप हैं और उसके बाद जो भी विभाग दिया जाएगा उसके आधार पर आप तय करेंगे कि क्या काम करना है। संतोष सुमन जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही हो, बहुत स्वागत है आपका। जीतन राम मांझी के आप बेटे हैं। 2018 में आपने एमएलसी का चुनाव जीता था और उसके बाद से लगातार आप विधान परिषद के सदस्य हैं। मेरा पहला सवाल, प्राथमिकताएं बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए क्या है आपकी? जी, हमारी प्राथमिकता है सर्वप्रथम कि गरीबों का विकास हो। जिस पार्टी से हम लोग आते हैं, पार्टी का गठन हमने किया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, तो हम लोग गरीब की आवाज बनने की कोशिश किया है। और ऐसे गरीब जो आज तक समाज में हाशिए पर हैं, जो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं, विकास के से बहुत कोसों दूर हैं और इवन ब्लॉक तक नहीं जा पाते हैं, थाने में नहीं जा पाते हैं अपनी बात कहने के लिए, हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं। उन लोगों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। जैसे उन लोगों को रोजगार मिले, उन लोगों को शिक्षा मिले, उन लोगों को रोजी रोटी का सारा चीज हो, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती है उनके पास पहुंच जाए, क्योंकि पहुंच नहीं पाता है और वो अपने हक नहीं ले पाते हैं। उनके हक की लड़ाई के लिए हमारी पार्टी तत्पर है और जो भी हमें दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन मैं अपने 100% करने की कोशिश करूंगा। और आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि इस के लिए हमें चुना है और आगे चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। गया के इमामगंज से जब आपके पिता चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान मैं उस इलाके में गई थी, तब जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया था कि शराबबंदी को लेकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन करेंगे कि इस कानून में बदलाव लाया जाए ताकि गरीबों को जो नुकसान अभी हो रहा है वो नहीं हो, क्योंकि गरीब फंस जाते हैं, बड़े पैसे वाले लोग छूट जाते हैं। तो इसको लेकर क्या सोच है आपकी? क्या मुख्यमंत्री से इस बारे में आप लोग निवेदन करेंगे कि शराबबंदी को लेकर थोड़ी ढिलाई बरती जाए ताकि लोग परेशान ना हो? देखिए, मैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकता है, उन्होंने क्या बोला आपसे, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शराबबंदी का जो माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया है, मैं उसका पक्षधर हूँ। और मैं समझता हूँ कि शराब जो है कहीं न कहीं समाज में विसंगतियाँ ला रही है, समाज में लोगों को भटका रही है। ये लागू रहना चाहिए और उनके जो फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूँ। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको क्या बोला, उनकी व्यक्तिगत राय क्या है, मैं उस टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता। ठीक है, उनका ये कहना था कि दरअसल इसमें गरीब लोग फंस जाते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ये सवाल मैंने आपसे पूछा। आपकी पार्टी ने कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर जीती थी और एनडीए में अगर जीत का हम प्रतिशत देखें तो कम से कम हम का शानदार रहा है। इस लिहाज से आगे बढ़ते हुए जिस समाज से आप आते हैं उसको आगे ले जाने के लिए संतोष जी क्या करने वाले हैं आप? जी, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी जिस समाज से हम आते हैं, और समाज ही नहीं, हम जिस वर्ग के लिए काम करते हैं, जिस गरीबों के लिए हमने पार्टी का गठन किया, मेरा काम ही है कि उनको आगे लाना। आगे लाने का मतलब है उनमें उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उनको में एक सशक्तिकरण, मैंने उनको इतना सशक्त कर देना है कि अपनी आवाज को बुलंद कर सके, अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, इतनी जागरूक हो जाए कि उनको पता चले कि उनका अधिकार क्या है, उनका हक क्या है। क्योंकि हम समाज के जिस तबके की बात कर रहे हैं, आज तक उनको पता ही नहीं है कि समाज में हमारी उपयोगिता क्या है, वो किस तरह से वो जी रहे हैं, एक तरह से सब ह्यूमन तरीके से जी रहे हैं। तो कहीं न कहीं वहां पर जाके काम करते हैं, उन लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे हमारी कार्य जारी रहेगा। और जब तक उन लोगों को आगे नहीं ला करके उनको नेतृत्व नहीं दे, तब तक मेरा काम निरंतर जारी रहेगा। महादलित समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है यकीनन, और हम सब ने देखा था चुनावों के दौरान महादलितों का बड़ा नेता कौन है, इसको लेकर एक अलग तरह की जंग भी देखी गई थी जीतन राम मांझी और साथ में चिराग पासवान के बीच में। अब मैं राम सूरत जी आपके पास आना चाहूंगी। सूरत बिहार की बहुत सुनहरी नहीं दिखती है अगर दूसरे राज्यों से हम तुलना करें बिहार की तो, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने चूंकि पहली बार
जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती हैं, 74 सीटों पर जीतकर आप लोग सदन पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और माना जा रहा है कि इस बार ज्यादा बीजेपी की ही चलने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मुजफ्फरपुर चीनी मिल का भी मामला बहुत जोर शोर से उठा था, तो इसको लेकर क्या करने वाले हैं आप? बातचीत हुई है क्या इस बारे में कुछ आपकी? निश्चित रूप से बीजेपी बड़ी पार्टी थी और है और रहेगी। निश्चित रूप से सरकार एनडीए का है, एनडीए का जो एजेंडा होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। बचे हुए कामों को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बचे हुए कामों में वो कौन कौन से काम है जिनको प्राथमिकता आप देंगे? निश्चित रूप से जो हमारे समाज के दबे कुचले गरीब लोग हैं, उन लोगों की जो योजनाएं बची हुई है, जिनका आवास भी बचा हुआ है, जिनका रोड बचा हुआ है, जिनका बिजली का काम बचा हुआ है, वैसे बचे हुए कामों को प्राथमिकता के आधार पर पहले करना है। और अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी समस्याएं थी, जिसको मैंने मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था, उसमें बभनगामा तरार का पुल हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे को मैं सर्वप्रथम हल करने का कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का आज तक से जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। उम्मीदें आप दोनों से ही बहुत ज्यादा हैं और उम्मीद यही कि इस पर आप दोनों खरे भी उतरेंगे।